जोहार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 मई से जो है क्लास 11th के बच्चों का एग्ज़ाम है। यदि आप जैक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 20 मई से जो है क्लास 11th के बच्चों का एग्ज़ाम है। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए जो है मैं हर चैप्टर से जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का जो है सेट लेकर आया हूँ। वे कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हर चैप्टर से मैं उससे जो है एक एक करके आपको जो है हर चैप्टर का बताऊंगा। इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये आपके जो है एग्ज़ाम में इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं जो क्लास 11th का जो अर्थशास्त्र है जिसकी दो पुस्तकें हैं, एक है सांख्यिकी है तो दूसरी है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। तो सबसे पहले मैं जो है सांख्यिकी जो पुस्तक है इसमें जो 8 चैप्टर है, हर एक एक चैप्टर से जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताऊंगा। तो आज मैं सबसे पहले जो है सांख्यिकी जो सब है जो सांख्यिकी चैप्टर है, सांख्यिकी का जो पहला चैप्टर है परिचय, इस परिचय से कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं मैं उसे बताने जा रहा हूँ। इसे आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, किसने कहा कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। तो मनुष्य के अध्ययन से संबंधित जो अर्थशास्त्र है इसे जो है मार्शल ने कहा था, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित होता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाने वाला क्रय कहलाता है। तो जब हम जो है किसी वस्तु का क्रय करते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। और हम जो उपभोग के उद्देश्य से जो है किसी वस्तु का हम क्रय करते हैं, तो ये जो हमारे द्वारा जो किया गया जो क्रय है वो उपभोग कहलाएगा, क्योंकि ये उपभोग की क्रिया कहलाती है। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है, जब व्यक्ति वस्तुएं खरीदते हैं तब वे कहलाते हैं। तो जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, किसी वस्तु का क्रय करते हैं, किसी वस्तु को परचेज करते हैं तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। कंज्यूमर क्या करता है, वो किसी वस्तु का क्रय करता है, किसी वस्तु को खरीदता है। तो तीसरे का राइट आंसर होगा उपभोक्ता। चौथा, बाजार में विक्रय हेतु वस्तुओं का विनिर्माण सामान्यतः कहलाता है। हम वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, विनिर्माण कर रहे हैं। तो विनिर्माण का जो कार्य है ये कौन करता है, ये कार्य जो उत्पादन कहलाता है। उत्पादन के अंतर्गत जो हम किसी वस्तु या सेवा का जो है विनिर्माण करते हैं। तो वस्तुओं का जहाँ पर विनिर्माण होगा यह प्रक्रिया जो है उत्पादन कहलाती है। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वो ये होगा। आगे बढ़ते। पांचवा प्रश्न है, कोई किसान गेहूं उपजाता है। तो यहाँ किसान, जब हम किसी वस्तु को पैदा करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, उपजाते हैं किसी वस्तु को, तो हम एक उत्पादक होते हैं। उत्पादक का काम होता है नई नई वस्तुओं का सृजन करना, नई नई वस्तुएं पैदा करना। किसान जब गेहूं, चावल या सब्जियों का उत्पादन करता है तो उसी किसान को हम उत्पादक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उत्पादक। पांचवें का राइट आंसर होगा बी। छठा, श्याम गेहूं से आटे का विनिर्माण करता है। तो यहाँ जो श्याम क्या है, क्योंकि यहाँ पे आटे का चाहे उत्पादन करें, चाहे आटे का विनिर्माण करें, गेहूं का जब आप उत्पादन करते हैं या गेहूं से जब आटे का विनिर्माण करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, उत्पादक बोलते हैं। एक उत्पादक जो होता है वो नई नई वस्तुओं का सृजन करता है या एक वस्तु से कोई दूसरी वस्तु का वो विनिर्माण करता है। तो यहाँ पर छठे का आंसर होगा ए, एक उत्पादक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। जब व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए वस्तुएं बेचते हैं तब वे कहलाते हैं। तो बेचने का काम विक्रेता करता है, विनिर्माण या उत्पादन का कार्य उत्पादक करता है, खरीदने का काम जो है, क्रय करने का काम उपभोक्ता करता है। तो यहाँ पर बात हो रही है वस्तुएं बेचने की बात हो रही है, तो जो बेचता है वो विक्रेता होता है। तो सातवें का बी आंसर हो जाएगा। आठवां, वैसी क्रियाएं जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है।
तो जितनी भी क्रियाएं हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए जो गतिविधियां की जाती हैं, उसी को बोला जाता है आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक गतिविधियां। तो 8वें का राइट आंसर होगा बी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 9वां, हमारी आवश्यकताएं या इच्छाएं सामान्यतः होती हैं। तो जो हमारी इच्छाएं होती हैं, जो हमारी आवश्यकताएं होती हैं, वो असीमित होती हैं, बहुत अधिक होती हैं। हमारी एक इच्छा पूरी होती तो दूसरी इच्छा पनप जाती है। हमारे पास साइकिल नहीं था, साइकिल आ गई तो अब बाइक चाहिए, बाइक आ गया तो अब हमको 4 व्हीलर चाहिए। तो जहाँ पे एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा का तुरंत जन्म हो जाता है। तो मनुष्य की जो इच्छाएं होती हैं, जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं, जो उसकी ज़रूरतें होती हैं, वो बहुत ही अधिक होती है, वो असीमित होती हैं। तो 9वीं का जो आंसर होगा 9वीं का वो सी होगा। 10, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सामान्यतः होते हैं। देखिए, हमारी इच्छाएं, हमारी आवश्यकताएं तो असीमित होती हैं, लेकिन इन इच्छाओं को, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के जो साधन होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं, वो सीमित होते हैं। तो साधन क्या होंगे? सीमित। साधन साधन सीमित होंगे, लेकिन इच्छाएं, आवश्यकताएं असीमित होंगे। तो 10वें का सी होगा, सीमित। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11, चयन की समस्या सामान्यतः है। तो जो चयन की समस्या है वह एक जो है एक आर्थिक समस्या है। चयन की जो समस्या है एक आर्थिक समस्या है। साधनों का चयन, कितनी मात्रा में पूंजी लगाएं, कितनी मात्रा में श्रम लगाएं जो है। तो जहाँ पे साधनों की चयन की समस्या उत्पन्न होती है उसी को बोलते हैं आर्थिक समस्या। 12, सामान्यतः आर्थिक समस्या की जड़ है। आर्थिक समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि जो हमारे साधन हैं, जो संसाधन है वो बहुत कम है, बहुत ही थोड़े से हैं। साधनों का जो अभाव है, संसाधनों का जो अभाव है, वही है आर्थिक समस्या। तो 12 का जो राइट आंसर होगा वो अभाव। इस अभाव, इस कमी के चलते ही जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तो 12 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 13 देखते हैं। संसाधनों का प्रयोग चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। संसाधनों का जो वैकल्पिक प्रयोग होता है, संसाधनों का जो वैकल्पिक प्रयोग होता है, ये चयन की समस्या को उत्पन्न करता है। इसको आप ऐसे समझिए, जो है चयन की समस्या को समझिए। जैसे मान लीजिए किसी साधन के कई सारे विकल्प हैं। जैसे बाजार में आपको मिलेगा मालदा आम भी मिलेगा, दशहरी आम भी मिलेगा, लंगड़ा आम भी मिलेगा, देसी आम भी मिलेगा। तो बाजार में जब जो है एक ही आम की कई सारी जो वैरायटी उपलब्ध होती हैं, तो हमारे सामने समस्या होती है कि हम कौन सा आम खरीदें, दशहरी खरीदें कि मालदा आम खरीदें कि देसी आम खरीदें, कौन सा आम खरीदें। तो जहाँ पे बहुत सारे विकल्प होते हैं, एक ही वस्तु के बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो एक समस्या उत्पन्न होती है जिसको बोलते हैं चयन की समस्या। जब बाजार में हम मोबाइल खरीदने जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, तो वो कहता है कि हमारे पास तो नोकिया की भी मोबाइल है, सैमसंग की मोबाइल है, रेडमी का भी है, वीवो का भी है, एप्पल भी है, आईफोन भी है, आपको चाहिए क्या है? तो मोबाइल है ना। जब एक ही वस्तु के बहुत सारे विविध रूप अगर उपलब्ध होते हैं, कई सारे प्रकार उपलब्ध होते हैं, तो साधनों को जो है चयन करने की समस्या उत्पन्न होती है। तो जब एक वस्तु के बहुत सारे विकल्प हो तो इसी को बोला जाता है चयन की समस्या। तो 13 का आंसर होगा सी, वैकल्पिक प्रयोग। 14 देखते हैं। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न मनुष्य का अध्ययन है अर्थशास्त्र। आर्थिक क्रियाकलापों में जितने लोग संलग्न हैं, इसके अध्ययन को ही हम बोलते हैं अर्थशास्त्र बोलते हैं। तो 14 का सी होगा, अर्थशास्त्र। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के मुख्य भाग हैं। तो जो आर्थिक क्रिया होती है वो 5 प्रकार की होती है। उत्पादन, वितरण, उपभोग, और एक होती है विनिमय भी होती है, और निवेश भी होता है। निवेश भी होता है। तो जो आर्थिक क्रिया होती है 5 प्रकार की होती है। उत्पादन, वितरण, उपभोग, विनिमय और निवेश। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सभी। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
माँ के द्वारा अपने शिशु का लालन पोषण सामान्यतः है। तो एक माँ जब अपने बच्चे का लालन पोषण करती है, खुद के बच्चे का, तो ये होती है गैर आर्थिक क्रिया होती है। गैर आर्थिक क्रिया के अंतर्गत जो है भुगतान या पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन जब आप एक आर्थिक क्रिया करते हैं तो आर्थिक क्रिया का मतलब होता है इसमें धन चाहिए, पैसा चाहिए, तभी हम काम करेंगे। तो माँ अपने बच्चे का लालन जो पोषण करती है वो गैर आर्थिक क्रिया होती है। लेकिन जब यही माँ जो है किसी दूसरे बच्चों की परवरिश करती है, उसका लालन पोषण करती है और बदले में पैसे लेती है, भुगतान लेती है, तो ये क्रिया जो है आर्थिक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, क्योंकि अपने बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, तो ये गैर आर्थिक क्रिया होगी। सी। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक द्वारा धन प्राप्त करने हेतु छात्रों को शिक्षा प्रदान करना निम्न में से क्या है? देखिए, शिक्षक है, शिक्षक को अगर वेतन नहीं मिलेगा तो पढ़ाना बंद कर देगा, चाहे वो सरकारी टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो। तो टीचर जो है वेतन लेता है और बदले में अपनी सेवाएं देता है, छात्रों को पढ़ाता है। तो यहाँ पे ये धन प्राप्त करने के लिए लोग टीचर बनते हैं। तो यहाँ पे जो एक आर्थिक क्रिया जो धन प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है, तो 19 का सी होगा। आगे देखते हैं। निम्न में से मनुष्य के आम जीवन की कारोबार को प्रभावित करते हैं। तो मनुष्य के जीवन के कारोबार को जो प्रभावित करता है, सुनामी भी करती है, भूकंप भी करता है, कोविड भी किया था। तो 20 का राइट आंसर होगा सभी, उक्त सभी। अर्थशास्त्र का पिता, तो अर्थशास्त्र का पिता आप तो जानते हैं, अर्थशास्त्र का जो पिता है वो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। डी आंसर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र आप पढ़े होंगे। तो अर्थशास्त्र जो है ये पुस्तक जो है चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। 23 वेल्थ ऑफ नेशन, ये भी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र की, जो 1776 में लिखी गई थी। इस पुस्तक के जो लेखक है वो एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 24 राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज नामक शीर्षक किसकी रचना है? तो जो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इसी को जो है हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों की खोज। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन का ये हिंदी रूपांतरण है और इसकी जो रचना की थी एडम स्मिथ ने की थी। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हम लोग। अर्थशास्त्र के मूल में है, तो अर्थशास्त्र में के मूल में जो है इस चयन की समस्या, दुर्लभता की समस्या ही है। तो 25 का आंसर होगा डी। बी और सी दोनों। अर्थशास्त्र में जो है साधनों की चयन की समस्या, साधन हमारे सीमित हैं, बहुत कम है, दुर्लभ हैं, ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो 25 का राइट आंसर होगा डी। बी और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं। 26 अर्थशास्त्र का धन संबंधी दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था? तो धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ ने दिया था अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है? तो यहाँ पे जो है इसी को बोलेंगे आर्थिक कार्य से। जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के किस कार्य के अध्ययन से संबंधित है? तो आर्थिक कार्य से। 27 का सी हो जाएगा। 28 देखते हैं। सांख्यिकी का कार्य निम्न में से कौन सा नहीं है? सांख्यिकी कार्य इस आंकड़ों का संकलन भी करता है, संख्याओं का वर्गीकरण भी करता है, संख्याओं का विश्लेषण भी करता है। ये तीनों सही, लेकिन पूछ रहा है कौन सा नहीं है? तो संख्याओं का अमूर्तता, ये गलत है, ये गलत है। तो 28 का राइट आंसर होगा डी। ये सांख्यिकी कार्य नहीं है। आगे देखते हैं। श्याम हसुआ का विनिर्माण बिक्री के उद्देश्य से करता है। तो यहाँ श्याम क्या है? यहाँ श्याम एक उत्पादक है। जो लोग विनिर्माण का कार्य करते हैं, उत्पादन का कार्य करते हैं, उनको उत्पादक बोलते हैं। तो 29 का सी आंसर हो जाएगा। 30 हमारे दैनिक बोलचाल की भाषा में सांख्यिकी शब्द का प्रयोग दो भिन्न अर्थों में होता है। तो सांख्यिकी का प्रयोग एक वचन और जो है
बहुवचन दोनों के रूप में होता है, एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप में होता है। तो 30 का राइट आंसर होगा डी। सांख्यिकी का प्रयोग एक वचन बहुवचन दोनों में होता है, याद रखिएगा। आगे एक वचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य है। सांख्यिकी जो है एक रूप में इसका जो अर्थ होता है वो सांख्यिकी विज्ञान से होता है, और इसमें जो हम संकलन भी करते हैं, वर्गीकरण भी करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं। तो राइट आंसर होगा संकलन, वर्गीकरण और प्रयोग का विज्ञान से। जहाँ पे विज्ञान आ गया समझना यही है सांख्यिकी। सांख्यिकी का अर्थ जो होता है एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान से लिया जाता है। तो 31 का डी आंसर होगा संख्याओं का संकलन, वर्गीकरण तथा प्रयोग का विज्ञान। 32 देखते हैं। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का तात्पर्य है। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का जो अर्थ होता है ये आंकड़ों के समूह से होता है, आंकड़ों के समूह से होता है। आंकड़ों को जो है जो व्यवस्थित किया जाता है, सही तरीके से जो संग्रहित किया जाता है उसी को बोला जाता है। इस मतलब सांख्यिकी का जो है बहुवचन के रूप में जो अर्थ होता है वो आंकड़ों के समूह से लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए संकलन, वर्गीकरण, प्रयोग का विज्ञान है, ये गलत हो जाएगा। विज्ञान में जो है एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से लिया जाता है, लेकिन बात हो रही है विज्ञान बहुवचन के रूप में पूछा जा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अव्यवस्थित तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी अव्यवस्थित, ये भी नहीं होगा। व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तथ्यों से, तो ये इसका राइट आंसर होगा डी। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ सांख्यिकी विज्ञान से होता है, और बहुवचन के रूप में जो है सांख्यिकी का जो अर्थ होता है वो आंकड़ों के संग्रहित या आंकड़ों के समूह से लिया जाता है, या व्यवस्थित रूप से संग्रहित संख्यात्मक तत्वों से लिया जाता है। आगे बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का सरल अर्थ है, तो आंकड़ों के समूह से लिया जाता है। बहुवचन के रूप में आंकड़े आ जाएगा, और एक वचन के रूप में आएगा सांख्यिकी विज्ञान आएगा। तो ये रहा बच्चों 33 प्रश्नों का महत्वपूर्ण सेट रहा। इस सेट से जो है कई सारे जो है प्रश्न जो है आपके जो है फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। यदि आप 11th के स्टूडेंट हैं, आपने सांख्यिकी लिया हुआ है, अर्थशास्त्र लिया हुआ है, तो इस वीडियो को, इस चैप्टर को आप लोग जरूर देखिएगा। इसमें से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे सांख्यिकी का जो दूसरा चैप्टर है, सांख्यिकी का जो दूसरा चैप्टर है हम लोग उससे मिलेंगे दूसरा चैप्टर में। दूसरा चैप्टर की अगर बात करें हम लोग जो है सांख्यिकी का जो दूसरा चैप्टर है वह है आंकड़ों का संग्रह है। तो कल हम लोग बात करेंगे आंकड़ों के संग्रह, देखेंगे इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से जो एग्जाम में आ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।